मेरा प्यारा छोटा भाई मेरी फोटो बाहर निकालता है और अपने पीछे पड़ी उन 4 औरतों से कहता है, जो भी इसे सबसे पहले अपने प्यार में पागल कर देगी, मैं उसका प्रपोजल मान लूंगा। हूँ इसके जैसा आदमी। मुझे तो बस 3 दिन चाहिए खेल खत्म करने के लिए कि मैं इसके जाल में फंस गया हूँ। मेरा प्यारा भाई गेम ओवर होने का ऐलान कर देता है और मेरे घमंड को अपने पैरों तले कुचल देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई को ये नहीं पता कि इस जिंदगी में बिना किसी सिस्टम के जबरदस्ती किए भी मैं पहले से ही हर उस औरत को अंदर बाहर से अच्छी तरह जानता हूँ जो मुझे रिझाना चाहती है। पूरी पट्टी वट्टी बंध गई है। मिस्टर एड्रियन, क्या आप संतुष्ट हैं? अच्छा दिख रहा है, थैंक यू। मुझे कुछ काम है, अब मैं चलता हूँ। मिस स्टर्लिंग, रुकिए, आखिर मैंने ही तो आपकी टांग पर टक्कर मारी है, क्यों ना मैं आपको घर छोड़ दूं? मिस स्टर्लिंग, क्या आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं? मिस्टर एड्रियन, क्या आपको कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं इसे ये समझूं कि आप मेरी चुटकी ले रहे हैं, जैसी कि फीमेल लीड से उम्मीद थी? तेज दिमाग है। बस कुछ ही वाक्यों में उसने पासा पलट दिया और साथ ही साथ मुझे परख भी रही है। मिस स्टर्लिंग, बात को मुझ पर मत घुमाइए, मुझे बस ऐसा लगा कि आप कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया। मैं एक सीधा सच्चा इंसान हूँ, अगर मैंने आपको गलत समझा है तो मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी, क्या अब मैं जा सकता हूँ? और अगर मैं कहूँ कि आपने गलत नहीं समझा तो फिर क्या आप तैयार हैं? मैं आगे बढ़ता हूँ और धीरे से उसके बालों को सहलाता हूँ। एड्रियन, मिस स्टर्लिंग, इतना गुस्सा क्यों? क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि मैंने गलत नहीं समझा? एक ऐसी औरत पर हाथ डालना जिसे आप मुश्किल से 15 मिनट से जानते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके तमीज के मायने ऐसे होंगे। मैंने आप पर हाथ नहीं डाला, मैंने तो बस आपके बालों को छुआ है। मेरा तो अब कोई घर भी नहीं बचा है। मुझे आखिरकार रहने के लिए एक जगह मिली ही थी कि सड़क पर मुझे कार ने टक्कर मार दी। मुझे लगा कि मैं किसी नेक दिल फरिश्ते से मिला हूँ, कोई ऐसा जिसने इतने प्यार से मेरी पट्टी की, पर पता चला कि ये सब तो बस दिखावा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मुझे इतना परेशान करेंगी। अब ये एड्रियन चाहे कोई चालबाज हो या ना हो, पर यह साफ है कि वो कायदे कानून से चलने वाला बंदा तो नहीं है। खैर, मेरा मकसद तो इसे अपने प्यार में फंसाना और इससे कन्फेस करवाना है। फिर ये गेम खत्म हो जाएगा और आखिरकार जूलियन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। बीच का सब तो बस एक जरिया है, मायने तो सिर्फ नतीजे के रखते हैं। इसलिए वो अपना शराफत का मुखौटा पहनती है और धीरे से कहती है, आई एम सॉरी एड्रियन, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। विवियन स्टर्लिंग से जैसी उम्मीद थी, काफी बढ़िया एक्ट्रेस है। 40 मिनट बाद मैं एक चांदी जैसी सफेद लग्जरी गाड़ी से बाहर उतरता हूँ। मेरे हाथ में मेरा फोन है जिसमें विवियन का कॉन्टैक्ट इन्फो है जो उसने अभी अभी मुझसे एक्सचेंज किया था। मैं लंगड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ता हूँ, तभी मेरी नजर के कोने से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। मेरे मुंह का कोना ऊपर की तरफ खिंच जाता है और मैं उसके पास से ऐसे गुजर जाता हूँ जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो, जबकि वो सोसाइटियों की तरफ बढ़ रही है। हेलो, क्या ये क्रेस्टवुड रेजिडेंस है? मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन शायद मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप क्रेस्टवुड रेजिडेंस की बिल्डिंग नंबर 13 ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्डिंग 13? सॉरी, यहाँ तो बस बिल्डिंग 1 से लेकर 10 तक ही है। ऐसा है क्या? मैं ही शायद गलत याद रख रही थी। ये 13 नहीं, बिल्डिंग नंबर 3 है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? मेरे पीछे आइए। मेरे पीछे पीछे चलते हुए हम जल्दी ही उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं। वो जवान औरत ऊपर देखती है। थैंक्स, संभल कर घर जाना। मैं हल्का सा हूँ करता हूँ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता हूँ। अरे, आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? क्या इत्तेफाक है। मेरे कदम धीमे नहीं होते और मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जाता हूँ। वाकई काफी बड़ा इत्तेफाक है। जल्दी ही मैं तीसरी मंजिल पर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता हूं। मैं पहुंच गया, गुड बाय। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, बाहर खड़ी वो शख्स अपनी मुस्कुराहट हटा देती है। वो ऊपर जाने का नाटक करती है और फिर तुरंत तीसरी मंजिल पर लौटकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या कुछ और बात है? अरे असल में बात यह है कि मेरी दोस्त अभी घर पर नहीं है। उसने कहा कि वो बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए बाहर इंतजार करना ठीक नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर के अंदर रुकने देंगे? एक सेलिब्रिटी? आपका नाम क्या है? क्लोई बेनेट। कभी नाम नहीं सुना। क्लोई हैरान रह जाती है। क्या ये कैसे मुमकिन है? एक बड़े स्टार को न पहचानना, मुझ जैसे स्टार को न पहचानना तो एक बात है, आखिर कोई असली जिंदगी में मुझसे अचानक मिलने की उम्मीद थोड़े ही करता है। लेकिन मैंने बाकायदा अपना नाम बताया है और एड्रियन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कोई देहाती गंवार हो जिसने कभी मेरा नाम तक न सुना हो। क्या ये आदमी इस देश का है भी? कम से कम पहले तो ये एक अमीर घर का शहजादा हुआ करता था, बिल्कुल जैसा जूलियन ने कहा था। कम अक्ल, बस एक बेकार का अय्याश इंसान। जूलियन की खातिर जैसे ही मैंने अपना शेड्यूल खत्म किया, मैं सीधे एड्रियन को रास्ते में ही घेरने के लिए भागी चली आई। जब तक मैं ये गेम जीत नहीं जाती, मुझे जूलियन के साथ अकेले ट्रिप पर जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए मुझे बाकी तीनों के करने से पहले ही एड्रियन को अपने जाल में फंसाना होगा। क्लोई की आंखें चमकती हैं और मुझ पर टिकी उसकी नजरों में एक पक्की जीत का भरोसा साफ दिखता है, जैसे मुझे अपने वश में करना उसके लिए बस चुटकियों का खेल हो। जैसा कि एक लाड़ प्यार में पली बढ़ी अमीर खानदान की लड़की से उम्मीद थी, उनमें से एक भी मुझे गंभीरता से नहीं लेती। मैं मन ही मन खुद पर हंसता हूँ। अंदर आ जाओ। मैं एक तरफ हट जाता हूँ और उसे अपार्टमेंट के अंदर आने देता हूँ। अंदर आने के बाद
क्लोई चारों तरफ एक नजर दौड़ाती है। इस जगह का एक एक कोना बस एक ही नजर में साफ दिख जाता है। अपनी पूरी जिंदगी में वो पहली बार इतने छोटे से घर में घुसी है। चोरी छिपे उस पर नजर रखते हुए मैं उसके चेहरे के हाव भाव में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी मिस नहीं करता। वह बेनेट परिवार की सबसे छोटी औलाद है, जो इस राजधानी के सबसे रईस खानदानों में से एक है और बचपन से ही उसे पलकों पर बिठाकर रखा गया है। उसे म्यूजिक से बेहद प्यार है और कॉलेज खत्म करने से पहले ही उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। खानदान का बिजनेस उसकी बड़ी बहन संभालती है, इसलिए उसे खुद एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सालाना मिलने वाला मुनाफा ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। खानदान के बिजनेस से अलग उसका अपना करियर भी आसमान छू रहा है। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो 100 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा फैंस के साथ एक टॉप लेवल की सेलिब्रिटी है। इन अमीर लड़कियों के सामने मैं तो बस एक मोहरा हूँ, सीधा और सादा। मेरे पुराने खानदान की पृष्ठभूमि का तो अब जिक्र करने का भी कोई फायदा नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जिंदगी में मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। मुझे बदला चाहिए, मुझे एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जूलियन सब कुछ खो दे और मैं उन सबको पूरी तरह बर्बाद देखना चाहता हूँ। आखिर मैं ही तो इस कहानी का विलेन वाला मेल साइड कैरेक्टर हूँ। बैठो। क्लोई से ये कहने के बाद मैं उसकी खादारी करने का बिना कोई इरादा दिखाए सीधे अपना खुद का डिनर बनाने के लिए किचन में चला गया। एड्रियन इतना शांत कैसे रह सकता है? भले ही वो मुझे न जानता हो, पर एक अजनबी औरत उसके घर में है और उसे जरा सी भी बेचैनी नहीं हो रही। वो मेरी मेजबानी करने की कोशिश तक नहीं करता, बस अपने आप ही उठकर किचन में चला जाता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। इसलिए वो मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाती है। वो जवान लड़की दरवाजे के चौखट से टिककर खड़ी हो जाती है। उसकी खिली हुई मुस्कुराहट उसके मासूम चेहरे को और भी प्यारा बना रही है। वो दिखने में बिल्कुल किसी एनिमे कार्टून कैरेक्टर जैसी खूबसूरत है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसका वो पथरीला चेहरा देखा है। जब खेल खत्म हुआ था, बाकी की 3 फीमेल लीड्स द्वारा पूरी तरह कुचल दिए जाने के बाद मैं अपनी बची कुची ताकत के साथ उस मीठी लड़की की तरफ मुड़ा था, जिसने मुझसे शहद जैसी मीठी मीठी बातें की थी। मैं गिड़गिड़ाया था, इस उम्मीद में कि शायद उसके दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी कोई सच्चा एहसास बचा हो। भले ही वो जूलियन के लिए इस खेल में शामिल हुई थी, पर यकीनन उसने मुझे कभी तो थोड़ा सा प्यारा दिया होगा। लेकिन क्लोई ने पल भर में अपनी वो जानी मानी मीठी मुस्कुराहट गायब कर दी थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत ही नहीं थी, बल्कि घिन थी, जैसे मैं कोई गंदी चीज हूँ जो उससे चिपक रही हो। वो वाकई अदाकारी की उस्ताद है। तुम क्या बना रहे हो? मैंने भी खाना नहीं खाया है, क्या तुम मेरे लिए भी एक हिस्सा बना सकते हो? अफसोस की बात है कि वो एक अंधे इंसान के सामने अपनी पलकें झपका रही है। मेरे चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलते। अपनी पिछली जिंदगी में जिस पल मैंने उसका चेहरा देखा था और जाना था कि वो कौन है, मेरे बचे कुचे दिमाग का तो जैसे दही हो गया था। ऐसा लग रहा था कि 4 देवियां मेरे पीछे पड़ी हैं, लेकिन असलियत में शुरू से लेकर आखिर तक मैं उन 4 औरतों के हाथों की बस एक कठपुतली था। क्लोई जैसी लड़की के साथ जो मीठी छुरी और चालाक है, मुझे उसका मुखौटा उतारने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे सही तरीका यही है कि मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊं। उन्हें रिझाने के लिए अपना दिमाग खपाने के बजाय मैं चाहूंगा कि वे खुद मुझे रिझाने के चक्कर में थक कर चूर हो जाएं। इस बीच क्लोई को अंदाजा भी नहीं है कि मैं उसकी असलियत पहले ही जान चुका हूँ। वो चुपचाप दरवाजे पर खड़ी है, उसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। क्या तुम्हें धनिया चाहिए? मेरी आवाज उसके ख्यालों को चीरती हुई निकलती है। क्लोई को एहसास होता है कि वो मुझे ही टकटकी लगाए घूर रही थी और वो अपना गला साफ करती है। हाँ, अचानक क्लोई के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। कैसा लगेगा अगर एड्रियन पूरी शिद्दत के साथ मेरे कान में अपने प्यार का इजहार करे? जब वो हकीकत की दुनिया में वापस आती है तो देखती है कि मैं धनिया का एक बड़ा सा पहाड़ जैसा ढेर कटोरे में लिए उसकी तरफ बढ़ा चला रहा हूँ। गलियारा काफी संकरा है, इसलिए वो जल्दी से एक तरफ हट जाती है। उसे अचानक लगता है कि ये खेल थोड़ा मजेदार है। एक अजीब सा एहसास है, लेकिन ये उसे अंदर से बहुत सुकून दे रहा है। क्लोई काउंटर पर रखे नूडल्स के उस अकेले कटोरे को देखती है। खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है, मायने तो ये रखता है कि इस खाने को उसे रिझाने के एक मौके की तरह इस्तेमाल किया जाए। वो अपना हिस्सा बाहर लिविंग रूम में ले आती है। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और बड़े मजे से खाता हूँ, बिल्कुल सुकून और तसल्ली की एक तस्वीर की तरह। इसी पल क्लोई को अचानक एहसास होता है कि उसके ख्याल कहीं और बह गए थे। शक्ल सूरत वाकई धोखा दे सकती है। जो इंसान इतना सीधा और मासूम दिखता है, वो असल में जूलियन का जालिम बड़ा भाई है। ये सुकून देने वाली तस्वीर तो बस एक छलावा है। वो कटोरे को वापस रख देती है, फिर चलकर आती है और लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है। मैं हैरान होकर ऊपर देखता हूँ। खा नहीं रही हो? क्लोई अपने मुंह के कोने को सिकोड़ती है। मेरे पेट में अचानक थोड़ा दर्द होने लगा है। मैं नहीं खा सकती। सॉरी एड्रियन। अच्छा ऐसा है, बड़े अफसोस की बात है,
मैं रूखे अंदाज में कहता हूँ और फिर नूडल्स का एक बड़ा सा कौर अपने मुंह में डाल लेता हूँ। तुम्हें पेट दर्द के बारे में पहले बताना चाहिए था। तुम खा भी नहीं रही हो, फिर भी तुमने मुझसे इतना सारा पकवा लिया। क्या ये कोई मजाक है? सच में जिसने कभी घर गृहस्थी नहीं संभाली उसे कभी आटे दाल और तेल का भाव मालूम नहीं होता। मैं बाकी का बचा हुआ बाद में समेट लूंगा और पास के कुछ आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे इतने मजे से खाते हुए देखकर क्लोई, जो बस किनारे बैठी घूर रही है, उसे अचानक थोड़ा पछतावा होने लगता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे पास ले आती और 2-4 निवाले खा ही लेती, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। मैं बस यही दुआ कर सकती हूँ कि एड्रियन जल्दी से खाना खत्म करे। हम दोनों बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिसमें ज्यादातर क्लोई पूछती है और मैं खाते खाते जवाब देता हूँ। क्लोई को लगता है कि पहली मुलाकात के हिसाब से माहौल कुछ ज्यादा ही दोस्ताना है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने जानने वाले से मिल रहे हो, जिससे वो न जाने क्यों सहज महसूस कर रही है। और ये एहसास पूरी तरह से मेरी वजह से है। मुझसे जो वाइब्स आ रही हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं। ये उसके सोचे हुए से बिल्कुल अलग है और यहाँ तक कि उसके सीने में एक हल्की सी बेचैनी होने लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एड्रियन को पता हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ और वो मेरे सामने बस नाटक कर रहा हो? लेकिन ये तो नामुमकिन है। जूलियन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में प्यार की उन चंद दुश्मनों के अलावा कोई नहीं जानता। एड्रियन इस कंगाली की हालत में भला कैसे पता लगा पाएगा? मैं पक्का कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जूलियन एड्रियन का एक ही बाप से हुआ सौतेला भाई है। वे पहले भी कई बार मिल चुके हैं और कोई भी एड्रियन के मिजाज को उससे बेहतर नहीं समझता। उसने जो जानकारी दी थी वो गलत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि एड्रियन अब जालिम नहीं रहा, बात बस इतनी है कि उसका परिवार बर्बाद हो चुका है और उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए उसने खुद पर काबू पा लिया है। हाँ, पक्का यही बात होगी। आखिर एक बड़े झटके के बाद इंसान का स्वभाव पूरी तरह बदल सकता है और एड्रियन का ये बिल्कुल बेफिक्र और बिना किसी डर का बर्ताव ही तो कम अक्ल होने की सबसे बड़ी निशानी है ना? क्लोई के दिल में जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी जगी थी वो पूरी तरह गायब हो जाती है। मैं इस वक्त एकदम फालतू में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही हूँ। इस वक्त के बदले मैं अपने घर पर अपने शानदार सोफे पर पैर पसार कर लेटना और कुछ गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करती, लेकिन जूलियन की खातिर मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेरी तरफ मैं पेट भरकर खाना खा लेता हूँ, अपने पास बैठी उस औरत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जो मुझे घूर रही है। मैं बस नूडल्स समेटता हूँ, अपनी चाबियां उठाता हूँ और बाहर जाने की तैयारी करता हूँ। मुझे ऐसा करते देखकर क्लोई खड़ी हो जाती है। तुम बाहर जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दरवाजा हमारे पीछे बंद हो जाता है। सीढ़ियों की बत्ती एक बार जलती है और फिर बुझ जाती है, जिससे सिर्फ चांद की रोशनी रह जाती है। मैं उस अंधेरे में खड़ी लड़की की तरफ अपनी नजरें झुकाता हूँ। मेरी आवाज एकदम सपाट है। क्लोई, क्या तुम्हें मुझसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है? पहली नजर में प्यार? क्या मजाक कर रहे हो? वो अपनी आंखें मटकाने की इच्छा को दबाती है और जबरदस्ती अपनी नजरों की नफरत को वो जबरदस्ती अंदर दबाती है। उसके हाव भाव में एक घबराहट सी आ जाती है, बिल्कुल किसी सबसे मासूम लड़की की तरह। अरे नहीं एड्रियन, तुमने तो मेरी असलियत साफ पकड़ ली। बिल्कुल पहली ही नजर से मैं तुम्हारी तरफ पूरी तरह खींची चली आई थी। मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ रहना मेरी किस्मत में लिखा है। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मेरे पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस मध्यम रोशनी में मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। उसकी आंखों में बस मिलने ही वाली जीत की एक चमक कौंधती है। नहीं, मैं नहीं करता। मेरा जवाब सुनते ही उसकी मुस्कुराहट उसके होठों पर ही फ्रीज हो जाती है। वो बेचैनी से पूछती है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है? मैं जानती हूँ कि हम अभी अभी मिले हैं। तुम मेरी तरह नहीं हो। मुझे पहली नजर में प्यार हो गया, पर शायद तुम्हें इसका एहसास होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसकी हवा निकालने के लिए बीच में ही बात काट देता हूँ। तुम्हारी रंगत कुछ ज्यादा ही पीली है, ये सेहतमंद नहीं लगती और तुम बहुत ज्यादा दुबली पतली हो। रुको, भला ये कैसा कारण हुआ? पीलापन और दुबला होना अब कमियां बन गई हैं। मैं भले ही पतली हूँ पर मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ। उसकी बात खत्म होते ही मैं अचानक उसे देखने के लिए नीचे झुकता हूँ। देखा, तुम इतनी पतली हो कि सच में मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस होने लगता है। भला मेरे दिमाग में और क्या ही ख्याल आ सकते हैं? फिर मैं आगे बढ़कर उसकी नाक को धीरे से छूता हूँ और इतना कहने के बाद मैं मुड़ता हूँ और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता हूँ। मुझे ऐसी औरत पसंद है जो बराबरी में मुझसे मुकाबला कर सके, न कि कोई तुम्हारी तरह नाजुक और कमजोर। ये सब करने के बाद मैं पीछे खड़ी उस हैरान परेशान औरत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अकेले ही नीचे चला जाता हूँ। उस जैसी लाड़ प्यार में पली बड़ी फीमेल लीड ने कभी जाना ही नहीं कि कॉन्फिडेंस की कमी होना क्या होता है। मैंने तो बस 2-4 थोड़ी चुभने वाली बातें ही कहीं और उतने में ही उसके घमंड को ठेस पहुंच गई। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि अगर वो कमजोर है तो और प्रैक्टिस करे। 2-4 और झटके खाने के बाद वो समझ जाएगी कि मुझे रिझाने के लिए सच में मेहनत करनी पड़ती है। एक सुंदर चेहरा चमकाने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, अगर वो कोई क्रेडिट कार्ड चमकाए तो बात अलग है। उसका बॉयफ्रेंड बनना तो दूर, मैं उसका बेटा बनने को भी तैयार हो जाऊंगा। मैं अपनी वो बात वापस लेती हूँ कि ये इंसान उबाऊ है। यह आदमी कुछ ज्यादा ही मजेदार है, इतना मजेदार कि मेरा खुद का मन कर रहा है कि इसका गला घोंट दूं। जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था वही उसकी नजरों में एक कमी बन गई। सच में कितना एहसान फरामोश है वो। सच में जज्बातों के मामले में एक कोरा बेवकूफ है। क्लोई इसके बारे में जितना सोचती है उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये देखकर कि मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो और भी ज्यादा भड़क जाती है।
इसलिए वो मेरे पीछे भागती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। कितना नखरेबाज रवैया है, मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही है। वो अभी भी बहुत अनाड़ी है। मैं उसका हाथ झटक देता हूँ। अगर कुछ कहना है तो साफ साफ बोलो। क्लोई के उस गोरे हाथ पर फौरन एक लाल निशान उभर आता है। वो अपनी डबडबाई आंखें ऊपर उठाती है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो एड्रियन? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अब वो कौन सी नई चाल चल रही है? मजलूम बनने का नाटक। लगता है मैंने सच में उसे कम आंका था। ये मजेदार है। मुझे सच में बहुत अफसोस है। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? लाओ, मैं इसे थोड़ा सहला दूं। जैसे ही मैं उसे छूने वाला होता हूँ, क्लोई मेरा हाथ झटक देती है। मुझे तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें खुशी मिलती है ना? मैं सच में तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम तो जूलियन की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, क्लोई का दिल धक से रह जाता है। सत्यानाश, मैंने अनजाने में सच उगल दिया। मैं तो गई। मेरा खेल खत्म। वो समझाने के लिए अपना सिर ऊपर उठाती है, पर पाती है कि मैं उसकी तरफ बिल्कुल बिना किसी हाव भाव के देख रहा हूँ। एड्रियन, मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने बस मेरा हाथ झटका और उसमें दर्द हुआ। मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ। मुझसे नफरत? तुम लोगों में से किसी को भी मुझसे नफरत करने का क्या हक है? कितने घमंडी लोग हैं ये। मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ और बस अपने रास्ते आगे बढ़ता रहता हूँ। मुझे जाते देखकर क्लोई थोड़ी बेचैन हो जाती है और जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए कदम बढ़ाती है। क्या तुम आवारा कुत्तों को ढूंढ रहे हो? मैं मदद करूंगी। कोई जरूरत नहीं है। मैं रूखेपन से मना कर देता हूँ। फिर मैं उसकी तरफ गंभीरता से देखता हूँ और कहता हूँ, क्लोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है। तुम मेरी पसंद की लड़की नहीं हो। जिम्मेदारी के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझ पर अपनी एनर्जी बेकार मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते एड्रियन, पर इतना ही काफी है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरा मानना है कि जब तक मैं हार नहीं मानूंगी, एक न एक दिन तुम जरूर मेरे प्यार में पड़ जाओगे। जूलियन का जादू भी वाकई गजब का है। इनमें से हर एक लड़की उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि मुझसे तमीज से बात करने के लिए भी। अचानक मेरे अंदर बर्दाश्त न होने वाली घिन की एक लहर दौड़ जाती है। वाह, मुझे तो सच में जूलियन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी एड्रियन, तुम सच में बहुत बेरहम हो। मुझे तुमसे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए। अब क्लोई कौन सी नई चाल चलने की कोशिश कर रही है? इस दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी छुप नहीं सकती, गरीबी, प्यार और खांसी। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात इतनी तेजी से उभरे हैं कि मैं उन्हें रोक ही नहीं पा रही हूँ। भले ही तुम मुझसे नफरत करो, फिर भी मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करो, मैं बार बार तुम्हारे पास लौटकर आती रहूंगी। ये सुनकर मैं मन ही मन राहत की एक दबी हुई सांस लेता हूँ। हार नहीं मानेगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे मुझे वो पूरा वक्त मिल जाएगा जिसकी मुझे उनकी कमियों को जानने और पलटवार करने के लिए जरूरत है। तो फिर चलो, मैं ये बात पहले ही साफ कर दूं। तुम क्या करती हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने मेरी आम जिंदगी में दखलंदाजी की तो फिर मेरे सख्त रवैये के लिए मुझे दोष मत देना। चिंता मत करो एड्रियन, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं डालूंगी। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, हल्का फुल्का काम, बढ़िया पैसा। क्या इसके बारे में सुनना चाहोगे? बात कुछ ऐसी है, मेरे काम के सिलसिले में मुझे हर जगह उड़कर जाना पड़ता है और मेरी असिस्टेंट लंबी बीमारी की छुट्टी पर है। मुझे अभी राजधानी में 1 महीने से ज्यादा की शूटिंग करनी है, लगभग 1 महीने के लिए। मैं किसी नए इंसान को काम पर नहीं रखना चाहती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एड्रियन? सैलरी तुम खुद तय कर लो। इस रईसजादी का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो मेरी कंगाली की हालत का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब खींच रही है, जिससे बाकी तीनों के लिए अंदर आने का कोई रास्ता ही न बचे। इस तरह उसे पहली चाल चलने का फायदा मिल जाएगा और वो गेम जीत जाएगी। तरकीब बुरी नहीं है। अगर मुझे ये न पता होता कि कल क्या होने वाला है तो शायद मैं हाँ कर देता, लेकिन अफसोस, कल पहले से ही एक काम मेरा इंतजार कर रहा है। 1 महीना तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा फुल टाइम पर्सनल असिस्टेंट नहीं बन सकता। मंडे से फ्राइडे शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, सैटरडे और संडे पूरा दिन सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। मैं इन घंटों के दौरान तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। इनके अलावा अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी होती है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। अपनी बात खत्म करके मैं क्लोई की तरफ देखता हूँ और उसके जवाब का इंतजार करता हूँ। यहाँ पर बॉस आखिर है कौन? एक मामूली सा असिस्टेंट खुद अपने काम के घंटे तय कर रहा है। इस आदमी की हिम्मत तो देखो। खैर, मेरा सच में कोई असिस्टेंट रखने का इरादा तो था नहीं। मैं तो बस उसे रिझाने के लिए उसका वक्त खरीदने के पैसे दे रही हूँ। इसका शेड्यूल पहले से ही इतना पैक्ड है, तो मैं आज की तरह ऐसे बाहर बैठकर इंतजार तो नहीं करती रह सकती। कोई बात नहीं, सैलरी तुम खुद तय कर लो। क्लोई ने पहले से ही खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि मैं आसमान छूने वाली कीमत मांगूंगा। एड्रियन जैसा आदमी पैसे कमाने का ऐसा जायज मौका कभी हाथ से नहीं जाने देगा। आखिरकार वो पहले एक अमीर घर का शहजादा जो हुआ करता था।
इस तरह का पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी उंगलियों के इशारे से मिलने वाली जरा सी रकम भी उसके लिए वैसी ही जिंदगी जीने के लिए काफी है जैसी वो पहले जीता था। उसे हैरान करते हुए मैं अपना सिर हिलाता हूँ और संजीदगी से कहता हूँ, बेशक मैं जितने ज्यादा हो सके उतने पैसे चाहूंगा। भला पैसे से किसे दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम मांगना, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तुम क्लाइंट हो, सैलरी और ओवरटाइम कितना होगा ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। क्लोई के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो पाती है कि भले ही मैं उसे गुस्सा दिलाने वाला इंसान हूँ, पर मुझमें एक खूबी है, ईमानदारी। मैं वो बातें बिना किसी झिझक के कह देता हूँ जिससे उसे ठेस पहुँचती है। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ साफ साफ सामने रख देता हूँ। वो कुछ देर सोचती है। चूंकि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो एड्रियन, तो मैं भी यकीनन तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरे 1 महीने से ज्यादा के शूटिंग शेड्यूल को काम का वक्त मानते हुए और जो घंटे तुमने बताए हैं उनके हिसाब से कुल सैलरी 200,000 होगी। उन घंटों के बाहर किसी भी इमरजेंसी के लिए ओवरटाइम का पैसा हालात पर निर्भर करेगा, जो कम से कम 10,000 प्रति बार से शुरू होगा। ये कैसा रहेगा एड्रियन, इतने कम घंटों के साथ इस तरह की कमाई? सच में बहुत आसान पैसा है। भला मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकता हूँ? लेकिन ये पैसा धीरे धीरे कमाना होगा और इस इंसान को भी धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना होगा। रोम एक दिन में नहीं बना था। डील पक्की, हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। डील पक्की करने के बाद मैं जल्दी से उस आवारा कुत्ते मिल जाते हैं और मैं उन्हें खाना खिलाने लगता हूँ। फिर उनके पास ही घुटनों के बल बैठकर देखने लगता हूँ। क्लोई वहाँ से जाती नहीं है। वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी रहती है और अभी भी अपनी वही भोली भाली और मासूम लड़की वाली भूमिका निभा रही है जिन यादों के साथ मैं जागा हूँ। उनके मुताबिक क्लोई को कुत्तों में दिलचस्पी सिर्फ इसलिए जगी थी क्योंकि जूलियन, जो कि मेल लीड है, उसके पास एक कुत्ता था और यहाँ तक कि वो उस कुत्ते से भी जलने लगी थी। इस बारे में सोचकर ही मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मैं कुत्तों को खाना खिलाना खत्म करता हूँ और वहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। उसका उन 3 प्यार की दुश्मनों से जलना तो फिर भी कुछ हद तक जायज है, लेकिन किसी ऐसी चीज से जलना जो इंसान तक नहीं है मुझे सचमुच हैरान कर देता है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि उसका हक जताने का स्वभाव बहुत गहरा है। ओ माय गॉड, क्या वो क्लोई बेनेट है? मैं उस आवाज की तरफ मुड़ता हूँ। कुछ नौजवान लड़के लड़कियां अपने फोन उठाए हुए हमारी तरफ भागे चले आ रहे हैं। जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, क्लोई चिल्लाती है, भागो! अरे रुको, वे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। भला मैं क्यों भाग रहा हूँ? क्या इसका दिमाग पूरी तरह ठिकाने पर नहीं है? पैर के दर्द ने मेरे दिमाग का दही कर दिया है। मुझे सिर्फ हवा की सरसराहट और अपनी खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी ही क्लोई मुझे एक संकरी सी गली में ले जाती है। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल भी पाऊँ, वो तुरंत मुझे अपनी ढाल बना लेती है। गली के बाहर से एक आवाज आती है। मैंने साफ देखा था कि वे इसी तरफ भागे हैं। इस संकरी मध्यम रोशनी वाली गली में जहाँ सिर्फ मैं और वो हैं, उनकी आवाजें बिल्कुल हमारे बगल से आ रही हैं। जैसा कि एक सेलिब्रिटी से उम्मीद थी, उसकी फिजिकल फिटनेस कमाल की है। वो इतनी देर से भाग रही है और न तो उसका चेहरा लाल हुआ है और न ही उसकी सांस फूली है। वो हाँफ तक नहीं रही है। लेकिन मेरी तो यहाँ जान निकल रही है। जो इंसान आमतौर पर कसरत नहीं करता, उसके लिए तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। लानत है, एक बार मेरी सांस ठिकाने आ जाए, फिर मैं इससे अपना हिसाब चुकता करूंगा। अचानक एक मुलायम सा हाथ मेरे मुंह को ढक लेता है। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? तुम इतनी जोर जोर से सांस ले रहे हो। क्या होगा अगर बाहर उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई दे गई तो? उससे मेरा क्या लेना देना? अगर सुन लिया तो सुन लिया। वे उसे ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं। मैं तो बस एक मासूम राहगीर हूँ। सच कहूँ तो मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है, यहाँ तक कि वे मुझे घिनौने लगते हैं। ये तो तब हुआ जब जूलियन मेरी जिंदगी में आया और मेरे इस ठहरे हुए दिल में हलचल शुरू हुई। वो बाकी के सारे मर्दों से बिल्कुल अलग है। जूलियन के आसपास बहुत ज्यादा दीवानियां हैं और मुझे अपने प्यार के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता। खुशकिस्मती से ये खेल सामने आ गया और मैं इस जिंदगी में एक बार मिलने वाले मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। गली के बाहर की आवाजें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं और मेरे मुंह पर रखा क्लोई का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। इंटरनेट पर लोग कहते हैं कि क्लोई बेनेट एक मीठी सी देवी है। ये तारीफ उस पर बिल्कुल सही बैठती है। अचानक मेरी पिंडली के दर्द ने मुझे वापस हकीकत में ला खड़ा किया। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि घाव दोबारा हरा हो गया है। क्लोई, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो थोड़े से फायदे की उम्मीद करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना? मेरे अंदर थोड़ी उत्सुकता जगती है। अगर मैं अचानक उसे गले लगा लूं तो वो कैसा बर्ताव करेगी? क्लोई को मेरी हरकत का अंदाजा होता है और वो पूरी तरह से जम जाती है। जब तक वो होश में आती है तब तक वो कुछ देर के लिए इस आगोश में रह चुकी होती है। एड्रियन, इसका क्या मतलब है? अब जरा उसे देखो। तुमने खुद ही ये कांटों का बिस्तर चुना है, जानम, तो अब इस पर सो भी। किसने कहा था तुमसे मेरे सामने पहली नजर के इस सच्चे प्यार का नाटक करने को? अब रह गई न हैरान? मैंने उसे गले लगाने की हिम्मत की थी तो स्वाभाविक है कि मेरे पास एक बहाना भी तैयार था। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया था। मुझे थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पल भर के लिए तुम्हारे ऊपर झुक गया। मेरी टांग पहले से ही जख्मी है और तुमने मुझसे अपने साथ दौड़ लगवा दी।
मैंने तो अभी तक इस बात पर तुम्हें टोका भी नहीं है और तुम उल्टा मुझी पर इल्जाम लगाने जा रही हो। भले ही फैंस को देखकर उसे अपने साथ भगाना मेरी गलती थी, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका अंदाजा मैंने पहले से लगाया हो। इसके अलावा इस आदमी ने ये बताया भी तो नहीं था कि वो जख्मी है, मुझे भला कैसे पता चलता। एड्रियन, तुम सच में बातें छुपाकर रखते हो। तुमने ये जिक्र तक नहीं किया कि तुम्हें चोट लगी है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मेरा ध्यान इस पर जरूर जाता। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अगर मुझे पता होता कि उसकी टांग में दर्द है तो मैं और ज्यादा फिक्र दिखाती और शायद मुझ पर उसका बेहतर असर पड़ता। फिर मैं थोड़े बढ़ा चढ़ाकर अंदाज में उसकी तारीफ करता हूँ। सच में मैं बहुत भावुक हो गया हूँ शहजादी, तुम वाकई मेरी इतनी परवाह करती हो। तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जो मेरी टांग पर ध्यान दे रही हो। आखिर कार तो मैं ही तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ एड्रियन। लेकिन अगले ही पल क्लोई को अचानक एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सीधे मेरी तरफ उंगली उठाती है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? एड्रियन, अपनी हद पार मत करो। उसका ये रिएक्शन देखकर मैं अपनी भौहें उठाता हूँ और आगे कुछ नहीं कहता। मैं बहुत गुस्से में हूँ, सच में हद से ज्यादा गुस्से में हूँ। क्या इस दुनिया में कोई आदमी इतना चिढ़ाने वाला हो सकता है? मेरा सच में दोबारा उसकी शक्ल देखने का मन नहीं है। एड्रियन, गुस्सा मत हो, बात बस इतनी है कि मेरा मिजाज थोड़ा तेज है। तुम्हें चोट लगी देखकर मुझे बस बुरा लगा था। मैं बस अपना पीछा छुड़ाने के लिए हामी में सिर हिलाता हूँ और आगे कुछ नहीं बोलता। ये एड्रियन आखिर ऐसा कर कैसे लेता है? वो मुझे न तो पसंद करता है न मुझसे नफरत करता है, लेकिन फिर भी मेरे करीब होने को बर्दाश्त कर लेता है। ऐसा सोचकर क्लोई को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुझ पर दो चार और तंज कसने का ताना बाना बुनती है। पर तभी वो देखती है कि जिन आंखों से मैं उसे देख रहा हूँ उनमें पहले से ही थोड़ी सी बेजारी झलक रही है। एड्रियन, मैं सचमुच जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मुझे एक और मौका दो। जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी बात को और ज्यादा सच दिखाने के लिए उस पर बहुत जोर देते हैं। मैं इस वक्त उसकी एक छोटी सी बात पर भी भरोसा नहीं करता। मुझे अपनी बात को अनसुना करके आगे बढ़ते हुए देखकर क्लोई भी चिढ़ जाती है और एक गुस्सैल कदम के साथ वहीं रुक जाती है। वो गुस्से में अपना पैर पटकती है। मुझे न जाने क्यों ये अजीब सा एहसास हो रहा है कि एड्रियन के आसपास एक अकेलापन है, जैसे वो पहले से ही इस पूरी दुनिया से अलग कहीं दूर बह गया हो। वो सचमुच दिन ब दिन और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाती है और मेरे साथ आ मिलती है। टेंसर और मेरा कपड़ा पकड़ लेती है, जिससे हम दोनों के आधे आधे चेहरे पर परछाई पड़ जाती है और हमारे चेहरे धुंधले दिखने लगते हैं। अचानक क्लोई बड़ी बेचैनी से मेरा कपड़ा खींचती है। उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल हो आए हैं और उसकी आवाज में एक ऐसी घबराहट है जो चाहकर भी छुपाई नहीं जा रही। जिस तरह से वो खुद को मेरी तरफ झोंक देती है वो मुझे थोड़ा हैरान कर देता है। अब वो कौन सा नया पैंतरा आजमाने की कोशिश कर रही है? मैं सचमुच थक गया हूँ। मेरा आज उसके साथ ये बोरिंग खेल खेलते रहने का कोई मन नहीं है। इसमें जरा सा भी मजा नहीं आ रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम पहले हाथ छोड़ो। अरे रुको, मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं सच में खुद ही उसके ऊपर ढह गई। सत्यानाश। लेकिन मेरा आखिर अपना हाथ जरा सा भी हटाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? क्लोई, तुम ये क्या कर रही हो? तुम नहीं चाहती कि मैं घर जाऊं तो साफ साफ कह दो कि तुम चाहती हो कि मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रुकूं। शायद मैं हाँ भी कह देता। क्लोई मेरा ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो हाथ छोड़ती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। मैं उसके उस दूर जाते हुए साए को देखता हूँ, एकदम हैरान परेशान सा। भले ही मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि इस बार उसे क्या दौरा पड़ा था, पर मेरा काम तो बन गया। मैं आखिरकार अपने घर जाकर ढंग से आराम कर सकता हूँ। उफ, आज का दिन सचमुच बहुत थका देने वाला था। उसके नखरे झेलना अपने आप में एक कसरत जैसा है। इस बीच वहाँ से भागकर निकली क्लोई अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठती है, अपने जज्बातों को शांत करती है और अपने बैग से अपना फोन बाहर निकालती है। क्लोई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज एड्रियन से मिल रही हो? क्या तुमने उसे देखा? क्या उसने तुम पर हाथ डालने की कोशिश की? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने तुम्हें आगाह किया था। तुम्हें खुद को सुरक्षित रखना होगा क्लोई। भले ही इस खेल के नियम मैंने तय किए हैं और ईमानदारी के नाते मुझे तुम्हें मैसेज नहीं करना चाहिए, पर मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। क्लोई, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एड्रियन हमेशा मुझसे झगड़े मोल लेता रहता है, पर आखिरकार वो एक ही बाप से हुआ मेरा सौतेला भाई है। मेरा दिल उसे चोट पहुंचाने गवाही नहीं देता, इसलिए मुझे आप सबसे इस तरह मदद मांगनी पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत परेशानी में डाला है क्लोई। जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। मैंने उसे देख लिया, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने बताया था। जूलियन, एड्रियन को मुझ में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो असल में पूरे वक्त मुझे खुद से दूर धकेलता रहा है। और हाँ, मुझे अजीब तो महसूस हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत सारे जज्बात उमड़ रहे हैं। सच कहूँ तो मैं इस वक्त बहुत कशमकश में हूँ। आमतौर पर जूलियन की तरफ से इतने सारे मैसेज देखकर क्लोई फूली नहीं समाती और उससे बिना रुके बातें करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन इस बार वो सिर्फ कुछ छोटी सी लाइनों में जवाब देती है। समझ गई, मैं संभल कर रहूंगी। इस बीच मेरी तरफ मैं सीधे सुबह होने तक चैन की नींद सोता हूँ। आंखें खोलते ही जो पहला काम मैं करता हूँ वो है रजाई के अंदर से हाथ निकालकर अपना फोन उठाना। वहाँ क्लोई का भेजा हुआ एक मैसेज पड़ा है जो उसने कल देर रात भेजा था, जिसमें उसने आज शाम करीब 7 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कही है। मैं उस पर एक नजर डालता हूँ और जवाब देता हूँ, ठीक है। हेलो, क्या मैं मिस्टर एड्रियन से बात कर रही हूँ? हेलो, मैं हार्टफोर्ड ग्रुप के HR से बोल रही हूँ। बधाई हो, आपने हमारे पहले राउंड को पार कर लिया है।
योग्यता की समीक्षा। कृपया इंटरव्यू के लिए आज दोपहर 2 बजे HR विभाग में रिपोर्ट करें। मैं समझ गया, थैंक यू, मैंने शालीनता से जवाब दिया। फोन कट जाता है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैं अभी डिलीवर हुआ अपना बाहर का खाना उठाता हूँ और खाने लगता हूँ। आज दोपहर को मेरा सामना जिस औरत से होने वाला है वो मिया कार्टर है, जो हार्टफोर्ड ग्रुप की अध्यक्ष है। जैसा कि किसी भी टिपिकल CEO के साथ होता है, उसकी बचपन की एक पक्की सहेली है जो कि एक डॉक्टर है, विवियन स्टर्लिंग। दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद वे दोनों बेहद पक्की सहेलियां हैं और उनके बीच अनबन होना सिर्फ लिली मॉर्गन से मिलने के बाद शुरू होता है, लेकिन वो कहानी में आगे की बात है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वे चारों इस वक्त मेल लीड को लेकर आपस में एक नाजुक से तालमेल की स्थिति में हैं और मैं वो चिंगारी हूँ जो उस तालमेल को बिगाड़ देती है। मेरे मरने के बाद का अंत बेशक उन लोगों के लिए एक सुखद होता है। मैं शांति से अपने सामने की हर चीज को देखता हूँ। उस कमीने के तो मजे हैं, चूंकि वह मुझे बर्बाद करना चाहता है, इसलिए मैं उसके मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। रही बात इस पर कि क्या वे चारों औरतें मेरे इस खेल में मेरा साथ देंगी, तो मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दूंगी। इसके अलावा इस रिझाने के खेल में असल में कौन किसे अपने इशारों पर नचा रहा है ये अभी तय नहीं हुआ है। मुझे इस वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए जब वे मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हैं और अपने लिए पहले से ही कुछ रिटायरमेंट का पैसा जोड़ लेना चाहिए। दोपहर के ठीक 2 बजे मैं एकदम कड़क बिजनेस सूट पहनकर हार्टफोर्ड ग्रुप की लॉबी में कदम रखता हूँ। अगले हैं एड्रियन। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम का बड़ी बहुत तेज चल रहा है। वो औरत बस वहाँ बैठी हुई ही अपना रुतबा और दबदबा बिखेर रही है। मिया कार्टर, हम फिर मिल रहे हैं। मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ उस हिसाब से भले ही मैं इस इंटरव्यू को पूरी तरह से खराब कर दूं, फिर भी मुझे नौकरी पर रख लिया जाएगा, क्योंकि उसकी नजरों में मैं कोई गैर जरूरी इंसान नहीं हूँ। वो तो बस जूलियन का इनाम पाने के लिए मुझे अपनी कंपनी में अपने करीब रखना चाहती है। मेरे पास इन चालबाजियों पर टिप्पणी करने की जरा सी भी एनर्जी नहीं है। बीच में बैठी वो औरत अपने सोने की परत वाले पेन से मेरे रेज्यूमे को थपथपाती है। वो ऊपर देखती है। मिस्टर एड्रियन, आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? हाँ मिस कार्टर, मैं वहीं से ग्रेजुएट हूँ। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन के बहुत सख्त नियम हैं। कृपया समझाएं कि आपकी डिग्री इस काम के लिए कितनी सही है और आपकी मुख्य ताकत क्या है। मुझे अंदाजा था कि वो यही पूछेगी। अपनी तरफ से मेहनत की कमी दिखाने के लिए मैंने अपनी डिग्री पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए हासिल की थी। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और मैं अपनी पिछली जिंदगी जैसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके लिए स्टूडेंट पोर्टल दोबारा लॉगिन करके दिखाऊं? उसमें मेरे सारे ग्रेड्स का रिकॉर्ड है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद इसकी जांच करने के लिए आपका स्वागत है। उसके हाथ में जो पेन था वो चलना बंद हो जाता है। उसके होंठों पर एक ठंडी सी बदमाशी भरी मुस्कान तैर जाती है। इसी पल बाईं तरफ बैठी HR डायरेक्टर अपना गला साफ करती है और बात संभालती है। मिस्टर एड्रियन, हमने बेशक आपकी योग्यताओं की समीक्षा की है। अब आइए इस पोस्ट से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। मैं शांति से जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं आज CEO के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी भी कर पाऊँ, एक और ठंडी हंसी की आवाज गूंजती है। मिस कार्टर, क्या आपके पास पूछने के लिए कुछ है? मिया खड़ी हो जाती है और मुझे सिर से पैर तक परखती है, फिर हिकारत के अंदाज में पूछती है, ओ, तुम एक असिस्टेंट बनना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई भी मुंह उठाकर असिस्टेंट बन सकता है? ये जाने पहचाने शब्द सुनकर मुझे अचानक अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। मिया ने कायदे से मुझे एक बहुत ही मामूली और छोटे पद पर डाल दिया था, जहां बुनियादी तौर पर सारा गंदा और थका देने वाला काम मुझी पर थोप दिया जाता था। मेरी कोई पूछ नहीं थी और न ही मैंने कुछ काम की चीज सीखी थी। अपनी पिछली जिंदगी में मिया ने कुछ ऐसी बातचीत की तरकीबें आजमाई थीं जिससे मुझे उलझाकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इस जिंदगी में मैं उस गलती को दोहराने से साफ इनकार करता हूँ। पहली बात, मैं समझदार हूँ। दूसरी बात, मैं एक टॉप स्कूल से ग्रेजुएट हूँ, तो भला मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए? मिस कार्टर, ये इंतजाम मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर एक कदम पीछे हटकर बात करें तो आप ही लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहती तो इस तरह मेरी काबिलियत का मजाक उड़ाने का ये कोई कारण नहीं हुआ। आज का आपका ये बर्ताव हार्टफोर्ड ग्रुप की भर्ती के सिद्धांतों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिससे मैं वाकिफ हूँ। मिया के बगल में बैठे दोनों मैनेजरों की हथेलियों पर पसीने की हल्की परतें जमने लगती हैं और वे चोरी छिपे उसे देखने लगते हैं। भाई, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो? तुम खुद को सुन भी रहे हो? इंटरव्यू अभी शुरू ही हुआ है और तुमने पहले ही बड़े बॉस से पंगा ले लिया। क्या तुम सच में यहाँ काम करना भी चाहते हो? सही बात है, मैंने बस उसके हाथों की कठपुतली बनने से मना कर दिया। खेल जीतना भी चाहती है, पर असल में मुझे रिझा भी नहीं रही। मुझे काम पर रखना भी चाहती है, पर जानबूझकर मुश्किलें भी खड़ी कर रही हैं। मिया कार्टर, आज मैं तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मिया का सीना मुझ पर आए गुस्से के मारे ऊपर नीचे हो रहा है। मिस्टर एड्रियन, बेशक तुम्हारी जुबान बहुत तेज है,
लेकिन काम बातों से नहीं, हरकतों से होता है। सीईओ के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें अक्सर अचानक आने वाले हालातों को संभालना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम यहाँ बैठकर डींगे हाँककर काबिल बन जाओगे। अगर तुमने बाद में काम बिगाड़ दिया तो ये सिर्फ हर्जाने का मामला नहीं होगा। इन हालातों में क्या तुम सचमुच ये काम कर पाओगे? भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारी बॉस पहले से ही आग बबूला है? अगर तुम जल्दी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। मिस कार्टर की बात में दम है, ये काम सचमुच मेरे लायक नहीं है। अलविदा। फिर मैं दरवाजा ढकेल कर खोलता हूँ और सीधे बाहर निकल जाता है। दोनों मैनेजर ये सुनते हैं और आखिरकार मिलकर राहत की एक गहरी सांस लेते हैं। वे अपनी बॉस की तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं, पर पाते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में है ही नहीं। जैसे ही वे उसे ढूंढने के लिए बाहर कदम रखने वाले होते हैं, वे दरवाजे पर एक धमाकेदार नजारा देखते हैं। मिया उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ रही है और बड़े ही रूखे चेहरे से उससे बात कर रही है। मैंने तुम्हारा रवैया और तुम्हारी हिम्मत देख ली है। तुम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की शर्तों पर खरे उतरते हो। तुम काम पर रख लिए गए हो। गजब है। इन दोनों का पक्का कोई पुराना चक्कर है। ये तो बड़ी मजेदार गपशप है। इस बीच मेरी तरफ मिया द्वारा मुझे काम पर रखने का ऐलान करने के बाद मैं जोर से हंस पड़ता हूँ, उसकी पीठ थपथपाता हूँ और कहता हूँ, मिस कार्टर, आपकी पारखी नजर सचमुच कमाल की है। चिंता मत करो, मुझ जैसी काबिलियत के कंपनी में होने से ये और भी ज्यादा तरक्की करेगी। फिर मैं ज्वाइनिंग के कागजी काम को संभालने के लिए एचआर डायरेक्टर के पास चला जाता हूँ। दोपहर तक मेरे और मिया के बारे में अफवाहें पूरी कंपनी में फैल जाती हैं। एक हैंडसम नया लड़का सीधे मिस कार्टर से टक्कर लेता है और आखिर में खुद मिस कार्टर को ही पीछे हटना पड़ता है। इस तरह की टॉप लेवल की गपशप ने हर किसी को बात करने का मौका दे दिया। कुछ कहते हैं कि हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, तो कुछ कहते हैं कि हम दोनों का पहला प्यार है। आखिर में जो मिली जुली कहानी बनकर सामने आती है वो ये है, मैं मिया का पहला प्यार हूँ। हम दोनों का ब्रेकअप बहुत बुरे मोड़ पर हुआ था और अब हम फिर से मिले हैं। गॉसिप के भूखे इस हुजूम ने तो अपने दिमाग में पहले से ही पूरे 1 साल की प्यार और नफरत की दास्तान तैयार कर ली है। जब मैं कंपनी का दौरा पूरा करके सीईओ के सेक्रेटरी ऑफिस में लौटता हूँ तो आसपास के लोग अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाते और मुझे घेर लेते हैं। क्या तुम और बॉस पुराने जानने वाले हो? मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, हल्की सी मुस्कान देता हूँ और कुछ नहीं कहता। एक तरह से तुम ऐसा कह सकते हो। मुझे इतना शांत देखकर बाकी लोग आपस में समझदारी भरे इशारे करते हैं, ये सोचते हुए कि ये पक्का सच ही होगा। तो पहले बॉस के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? क्या ये सचमुच इतना खराब था? मेरी पिछली जिंदगी में मेरे दिन कुछ आसान नहीं थे और मिया ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे बीच का रिश्ता खराब था, लेकिन मैं फिर भी कोई जवाब नहीं देता, बस दोबारा मुस्कुरा देता हूँ। बाकी लोग इसे तुरंत समझ जाते हैं। वे अंदाजा लगाते हैं कि इस हिचकिचाहट भरे हाव भाव का पक्का मतलब प्यार और नफरत का घालमेल है। यकीनन कोई गहरा चक्कर है। कंपनी आखिर कब से तुम्हारी गपशप करने की जगह बन गई? क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? ओवेन फॉस्टर धीरे धीरे चलकर पास आता है, मुझे सिर से पैर तक परखता है। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक है। फिर वो मुझसे बड़े ही घमंडी लहजे में कहता है, सेक्रेटरी एड्रियन, मिस कार्टर चाहती हैं कि तुम उनके लिए कॉफी लेकर आओ। मैं अपना काम नीचे रखता हूँ और पूछता हूँ, क्या मिस कार्टर की कोई खास पसंद या शर्तें हैं? मिस कार्टर को पोर ओवर कॉफी चाहिए। पानी का तापमान 88 डिग्री होना चाहिए और पानी डालने का वक्त बिल्कुल सेकंड के हिसाब से तय होना चाहिए। जल्दी करो। अगर मिस कार्टर को गुस्सा आ गया तो इसके लिए जिम्मेदार तुम ही होगे। मैं बस हाँ में सिर हिला पाता हूँ। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूँ, अचानक दरवाजे से एक आवाज आती है। ग्रे सूट पहने एक औरत बोलती है। वो एक हल्की सी हंसी के साथ दरवाजे पर खड़ी है। ओवेन, नए लड़के को फिर से तंग कर रहे हो? मेरे पास कुछ चाय पत्ती है जो एक क्लाइंट ने भेजी थी। चाहिए क्या? नहीं थैंक यू डायरेक्टर वॉकर, आप इसे अपने पास ही रखिए। मुझे नहीं चाहिए। वो जाने के लिए मुड़ता, फिर उसे कुछ याद आता है और वो मुझसे कहता है, डिपार्टमेंट में कल रात एक वेलकम पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर वो अकड़ते हुए चला जाता है। एड्रियन, इसे दिल पर मत लेना। मिस्टर फॉस्टर मिस कार्टर की बहुत परवाह करते हैं। पूरी कंपनी ये बात जानती है, इसलिए उनका तुम्हें पसंद न करना आम बात है। मैं इस औरत को देखता हूँ। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो लेना वॉकर है, मार्केटिंग डायरेक्टर, और कहानी के मुताबिक वो जूलियन के दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अपनी पिछली जिंदगी में कंपनी में हमारा कोई खास मिलना जुलना नहीं था और मैं उसे सचमुच नहीं जानता, लेकिन अभी की कहानी के हिसाब से बहुत जल्द जूलियन का पक्का दोस्त आरोन एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के तौर पर हांगकांग हेडक्वार्टर ट्रांसफर होने वाला है। मेरी पिछली जिंदगी में आरोन ने मुझे काफी दबाकर रखा था, इसलिए मैं उससे कहता हूँ, अभी मेरे लिए बीच में आने के लिए आपका शुक्रिया। असल में मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलता हूँ। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत बार पोर ओवर कॉफी बनाई है, इसलिए मैं इसे जल्दी से तैयार कर लेता हूँ और कॉफी लेकर सीईओ के ऑफिस के अंदर चला जाता हूँ। मैं चलकर जाता हूँ, कॉफी को उसकी बाईं तरफ रखता हूँ और जाने के लिए तैयार होता हूँ। मिया मुझे रोक लेती है। रुको, अभी मत जाओ। वो कप उठाती है और एक चुस्की लेती है। मैं उसके चेहरे के हल्के से हाव भाव को देखता हूँ और उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक पाता हूँ। मैं जान जाता हूँ कि मैं बच गया हूँ और मिया अब मुझे और परेशान नहीं करेगी।
इसी पल मियाँ जो मुश्किलें खड़ी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, अपनी जुबान पर लगी कॉफी के स्वाद से दंग रह जाती है। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे पसंद था। क्या मेरे सामने खड़ा ये इंसान सचमुच वही है जो जूलियन की फाइल में था? ऐसा महसूस क्यों नहीं हो रहा? वो पक्का इसे छुपाने में माहिर होगा। मुझे उस पर और नजर रखनी चाहिए। मियाँ अचानक फाइल की सच्चाई पर शक करने लगती है, फिर जोर से कहती है, कृपया एक तरफ खड़े होकर इंतजार करो, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुमसे बात करूंगी। मैं काफी देर तक ये सोचकर इंतजार करता हूँ कि उसने मुझे परेशान करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, पर पता कहलाता है कि वो तो बस मुझे खड़ा रख रही है। बिना एक भी शब्द बोले मैं चलकर उस विशाल आलीशान कांच की खिड़की के पास जाता हूँ, एक अच्छी जगह चुनता हूँ और बाहर के नज़ारे का मजा लेने लगता हूँ। मेरी इस खामोश पीठ को देखते हुए मियाँ अपने होंठ भींचती है और चिढ़कर अपनी नजरें हटा लेती है। 10 मिनट के बाद मैं उस नज़ारे से बोर हो जाता हूँ। मुझे थकान महसूस होने लगती है। बोरियत के मारे मैं उस औरत की तरफ एक कौतूहल भरी नजर डालता हूँ। मेरे इस एंगल से मैं बस उसकी खूबसूरत प्रोफाइल देख सकता हूँ। जैसे ही मैं होश में आता हूँ, मैं पूछता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मैं थोड़ा थक गया हूँ। ये सुनकर मियाँ अपने हाथ को पल भर के लिए रोकती है और कहती है, जो मन आए करो, बस मेरे काम में खलल मत डालना। वहाँ कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पार्टीशन बना है। वो मियाँ का लाउंज है जिसके अंदर जाहिर है मैं नहीं जा सकता। उस बड़े से ऑफिस में बस वही एक बड़ा सोफा है जो दिखने में बेहद आरामदायक लग रहा है। क्यों न मैं वहीं बैठ जाऊं? इसलिए मैं वहां जाता हूं। शेल्फ से बिना सोचे समझे एक किताब उठाता हूं, फिर सोफे पर आराम से पैर पसारकर बैठ जाता हूं और एक तसल्ली भरी सांस छोड़ता हूं। एक एक मिनट करके वक्त गुजरता जाता है। मियाँ के लिए काम पर ध्यान लगाना दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसकी आंखों के कोने में हमेशा मेरा ही साया रहता है। वो उत्सुकता से उस तरफ देखती है और मुझे ऐसे आराम फरमाते हुए पाती है जैसे मैं अपने खुद के लिविंग रूम में बैठा हूँ। पढ़ते पढ़ते थक कर मैंने अपनी आंखें तक बंद कर ली हैं। वो बहुत परेशान करने वाला है। मैंने उसे यहाँ सुलाने के लिए बुलाया है। ये तो हद है, बिल्कुल हद पार हो गई। क्या उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है? मियाँ अपना पेन नीचे रख देती है। सोने की परत वाली वो बॉडी टेबल की ऊपरी सतह से टकराकर एक कड़क आवाज करती है जो उस बड़े से ऑफिस में कुछ ज्यादा ही जोर से गूंजती है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है। एड्रियन सचमुच इतिहास का पहला ऐसा हिम्मत वाला इंसान है जो मेरे सामने इस तरह बेफिक्र होकर रहने की जुर्रत कर रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में मियाँ ने इस असिस्टेंट वाले पद का इस्तेमाल मुझे अपने वश में करने, चीजें मुश्किल बनाने और हर मोड़ पर मेरा फायदा उठाने के लिए किया था। इस जिंदगी में मैं उसके पीछे पीछे चलकर खुद का नुकसान नहीं करवाने वाला हूँ। तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की और बस पूरे दिन ऑफिस में बैठे बैठे काम चोरी कर रहे हो। मिस कार्टर, आपने खुद इंटरव्यू के दौरान मुझे काम पर रखने के लिए नियम तोड़े और फिर मुझे कोई काम सौंपे बिना सिर्फ इंतजार करने को कहा। इसलिए खाली बैठना तो बस आपके निर्देशों का पालन करना ही हुआ। इसके अलावा जो पोर ओवर कॉफी मैंने पहले बनाई थी वो बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक थी, तो इस तरह का एक छोटा सा आराम करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, है ना? मियाँ काफी देर तक अवाक रह जाती है। उसका लहजा थोड़ा नरम हो जाता है। ठीक है, अब से तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वाकई किस मिट्टी के बने हो। आधा महीना पलक झपकते ही गुजर जाता है। क्लोई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे उसके पार्ट टाइम असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू करने के लिए तय समय पर आ जाती है। कागजातों को सही तरीके से लगाते हुए वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाती। जब मैंने पहली बार तुम्हें इस जॉब का ऑफर दिया था तो मैं जूलियन के उकसावे में आ गई थी। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, इस रिझाने के खेल को जीतना चाहती थी और इनाम के तौर पर उसके साथ घूमना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे साथ ये पूरा वक्त बिताने के बाद अब मैं आखिरकार साफ देख पा रही हूँ कि उसने शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे खिलाफ चालें चलने के लिए मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। सच को देख पाने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एड्रियन, मैं तुम्हारे करीब आने के लिए हमेशा बहाने बनाती थी। कभी मेडिकल विजिट तो कभी डिनर का दावा करती थी। वो सब भी जूलियन का ही इंतजाम था। उसने मियाँ के साथ मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर हम में से कई लोगों को इस खेल में धकेल दिया और हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। अब मैं इसके प्रति पूरी तरह से जाग चुकी हूँ। वे औरतें एक एक करके माफी मांगती हैं। सब कहती हैं कि उन्हें जूलियन ने धोखा देकर इस खेल में शामिल किया था। जूलियन गुस्से से तिलमिलाया हुआ कंपनी में धावा बोलता है और मुझ पर तंज कसता है। चूंकि तुम लोगों में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट को तबाह कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। मैं ऊपर देखता हूँ और शांति से जवाब देता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लो। प्रोजेक्ट के लॉन्च इवेंट में इससे पहले कि जूलियन अपना मुंह भी खोल पाता, कोई मेरी तरफ से दस्तावेज सौंप देता है। उसके गलत कामों के पुख्ता सबूत कमरे के ठीक सामने रख दिए जाते हैं। जूलियन वहां और नहीं रुक पाता और दरवाजे की तरफ भाग खड़ा होता है। इसके बाद वो पूरी तरह से बिखरा हुआ होकर मेरे दरवाजे पर आता है और उन औरतों को भी अपने साथ लाता है। एड्रियन, ये मेरी छोटी सोच थी। मैंने इस बेतुके रिझाने वाले खेल का ताना बाना बुना और तुम्हें ठेस पहुंचाई। मैंने अपनी सजा को पहले ही स्वीकार कर लिया है और मेरे नाम के तहत आने वाले सभी बिजनेसों का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। एड्रियन, मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें परखा और तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। मैं दिल से माफी मांगता हूँ।
अब से मैं अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान दूंगा और रिसोर्सेस पाने के लिए कभी भी गलत तौर तरीकों का सहारा नहीं लूंगा। एड्रियन, मैंने कभी जूलियन की एक तरफा कहानी पर भरोसा कर लिया था और हर मोड़ पर तुम्हें निशाना बनाया था। मैं कंपनी की हिस्सेदारी सामने रख रही हूँ और तुम्हें ग्रुप में लंबे वक्त तक नौकरी पर रखने के लिए एक मोटी सैलरी का ऑफर दे रही हूँ। एड्रियन, तुम्हारे सामने शराफत का नाटक करना और कदम कदम पर तुम्हें परखना मेरी गलती थी। अब से मैं अपना पूरा ध्यान मेडिकल प्रैक्टिस पर लगाऊंगी। अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए चैरिटी क्लिनिक के सिलसिले में दूर दराज के इलाकों का दौरा करूंगी। अब जब हर किसी ने अपनी गलतियों को मान लिया है और पछतावा किया है, तो मैं भी स्वाभाविक रूप से पुरानी सभी शिकायतों और कड़वाहटों को भुला देता हूँ। आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद मैं एक के बाद एक बेहतरीन डील्स पक्की करता हूँ, जिससे मेरी सैलरी लगातार बढ़ती जाती है। दोस्तों की एक छोटी सी महफिल में जूलियन, जिसने पहले से ही अपना खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू कर दिया है, अपना ग्लास उठाता है। यहाँ से आगे मैं बिल्कुल नीचे से मेहनत करके लगातार ऊपर उठूंगा और किसी को चोट पहुंचाने के लिए कभी दोबारा कोई चाल नहीं चलूंगा। क्लोई एक मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाती है। हाल ही में मैंने अपनी एक्टिंग के दम पर एक बहुत बड़ा फिल्म अवार्ड जीता है। मुझे आखिरकार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने खुद के लिए जी रही हूँ। मिया भी बीच में अपनी बात रखती है। मुझे उम्मीद है कि ग्रुप द्वारा अपने वर्क कल्चर में सुधार करने के बाद कंपनी सिर्फ और सिर्फ मजबूत होगी। टेबल के चारों तरफ देखते हुए मुझे एहसास होता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए था। सारे बंधनों को पीछे छोड़ देना और पूरी तरह अपनी खुद की काबिलियत के दम पर जीना ही सबसे बढ़िया और बेहतरीन अंत है।